प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 का 22 फरवरी को जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं आपको वो सारे प्रश्न कंठस्थ कर लेने हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में यदि इनमें से कोई प्रश्न बने, और बनता ऐसे ही है, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आपका बहुत प्रश्न जो होता है वो आपका फंसता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। जैसे इसमें बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला खंड आप जानते हैं कि ये आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, जो आप ओएमआर शीट पर इसके ऑप्शन के हिसाब से ABCD जो ऑप्शन सही होता है वो आप इसको कलर करते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि हंस पत्रिका, जो हंस नाम की पत्रिका है, इसके प्रथम संपादक थे तो कौन थे? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र थे। इसके बाद फिर अगला जो पूछ रहा है आपको, ये पूछ रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस तरीके से ये दो प्रश्न हो गए। जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर, यानी नीड़ का निर्माण फिर यह जो है यह किस विधा की रचना है, यानी यह है क्या, कहानी है कि आत्मकथा है कि उपन्यास है कि निबंध है? तो ये आपका जो है ये आत्मकथा है। तो इस तरीके से चेरखह एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेरखह एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसमें आपके राजेंद्र यादव हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि ध्रुव स्वामिनी नामक ये जो नाटक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसके रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और राम कुमार वर्मा हैं। तो ये इसके जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जरूर गौर करें, इन सभी प्रश्नों को कंठस्थ कर लें, जिससे कि इनमें से जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपका, ये 2 पेपर आपके 12 के बनाए गए हैं हिंदी के लिए, जो 22 फरवरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और 2 पेपर ये आप लोगों के लिए। आज ये दूसरा पेपर है और तीसरा पेपर अब फिर बनेगा। तो इस तरीके से 3 पेपर क्लास 10th के हो जाएंगे और 2 पेपर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके 12th के हैं। तो इसमें देखिए ये आपका क्लास 10 का है, ये दूसरा है, इसके बाद एक और आपके लिए दिया जाएगा। तो 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके मिलते जुलते रहेंगे। रीतिकाल की रचना रामचरितमानस है, रीतिकाल की रचना कि प्रिय प्रवास है कि प्रेम माधुरी है कि आपका रामचंद्रिका है? तो इसमें रामचंद्रिका जो है ये आपकी जो है ये रीतिकाल की रचना है। 7वां प्रश्न आपका यह है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या, यानी यह किस सन में आपका प्रकाशित किया गया था तार सप्तक? तो ये आपका 1919, 1943, 1953, 1942। तो ये आपका 1943 का है। इसके बाद फिर है कि लोकायतन की रचना किसने की, या इसके रचनाकार कौन हैं, या ये किसकी कृति है? इस तरीके से कई तरीके से प्रश्न आपको पूछता है। तो रचनाकार पूछे, रचना किसकी है या कृति किसकी है? तो इस तरीके से ये सुमित्रा नंदन पंत का आपका है। इसके बाद अगला जो है बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है या कृति किसकी है या इसके लेखक कौन हैं? तो इस तरीके इसके लेखक जो हैं अशोक वाजपेयी हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि रीतिकाल जो है किस समय अवधि में माना जाता है, यानी रीतिकाल जो है वह किस सन से किस सन तक है? तो इसमें आपका ये जो है 1643 से लेकर 1800 जो 43 आपका दिया हुआ है, ये आपके रीतिकाल की समय अवधि है। जो हास्य रस है इसका अस्थाई भाव क्या होता है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। और इसके बाद फिर आगे देखेंगे आप कि जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। तो इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है वह है कि रूला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। इसके बाद फिर है कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ये आपका अनु है। अगला जो प्रश्न है वह है कि 15वां की आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है? तो आई प्रत्यय जोड़कर ये देख रहे हैं आपकी ये लिखाई जो है ये आई प्रत्यय जोड़कर बनाया हुआ आपका ये शब्द है।
तो प्रत्यय जो होता है वो अंत में लगता है और जो उपसर्ग होता है वह शुरू में लगता है। अगला है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी, पंच मतलब पांच और वटी का मतलब वटों का समूह यानी वट वृक्षों का समूह। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पहला शब्द संख्या है और दूसरा शब्द आपका प्रधान है, तो इसका मतलब ये होगा कि द्विगु समास। जैसे इसमें द्वि का मतलब होता है दो और फिर गु का मतलब ये कोई शब्द होगा या कोई संज्ञा होगी। इसके बाद फिर अगला जो 17वां है, तो इस तरह यानी जो 17वां है वो उसमें देख रहे हैं आपकी सूरज का तत्सम रूप है। तो सूरज का तत्सम रूप क्या है, सूर्य। अगला जो प्रश्न है इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुधन आगतम होता है, ये आप जानते हैं। तो ये आपका जो होगा ये सुधन आगतम, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला जो प्रश्न है उसके आगे देखा जाए, ये आप 19वां प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें जो फलात शब्द की विभक्ति और वचन क्या है, तो फलात शब्द की विभक्ति और वचन जो है ये पंचमी विभक्ति होती है आपकी और एक वचन होता है। तो ये फलात शब्द ये आप फल का, मधु का, नदी का और इसके बाद फिर आपका जो होता है और मति का आपका जो होता है। तो इस तरीके से ये शब्द रूप जो होते हैं आपको याद कर लेना है। इसके बाद फिर हंसती शब्द का पुरुष और वचन आपको लिखना है। तो हंसत शब्द का पुरुष और वचन आपका जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन होगा। ये खंड अ आपका जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है ये समाप्त हो गया और इसमें खंड ब पे चलते हैं। तो इसमें आपका गद्य, पद्य वगैरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश दिया हुआ है, एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं क। तो ये दूसरी से लेके था तक ये आपका गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश में से आपको प्रश्न पूछेगा, तो चाहे इसे आप कीजिए या इसके बाद फिर अथवा में जो दिया होगा अगला वाला गद्यांश उसे कीजिए, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसी तरह पद्यांश भी आगे दिया होगा, तो पद्यांश में भी दोनों में से किसी एक का करना होगा। तो इसमें देखिए जैसे ये पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ यानी कि ये किस किताब यानी कि यह किस पाठ से लिया गया है, ये आपका गद्य, ये कहानी, ये टुकड़ा, तो उसका लिखना है पाठ और इसके लेखक कौन से हैं उनका लिखना है। तो ये दो चीज़ आप लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा। और गद्यांश के रेखांकित, रेखांकित का मतलब आप देख रहे हैं कि इसी से लेकर आपका कहाँ तक है रेखांकित, है तक यानी एकता है तक। तो इसका जो है व्याख्या अपने शब्दों में इसका समझा के लिखना है कि आखिर इस लाइन का अर्थ क्या है। तो इसके बाद फिर आगे जो है वो आपका ये है कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था, तो इस तरीके से इसमें आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा गद्यांश में से कि इसमें किसका सहारा लिया। तो ये 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो ये इस तरीके के गद्य पूछे जाते हैं। अगला आप देख रहे हैं अथवा में चाहे वो कीजिए चाहे ये ख वाला कीजिए, यानी 2 गद्य में से कोई एक आपको करना होता है। तो वो अगर आप नहीं करते हैं तो अथवा वाला में ये करेंगे। तो मैं से लेके जो आपका दिया हुआ है खेल है तक, तो इस तरीके से ये आपका इसमें से क्या प्रश्न पूछ रहा है, वैसे ही सेम प्रश्न पूछता है कि पाठ और ये किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम और फिर लेखक इसके कौन है उनका नाम आपको लिखना होता है। और गद्यांश रेखांकित, रेखांकित इसमें देखिए कि रेखांकित इसमें कहाँ दिया हुआ है, तो रेखांकित इसमें कहीं किया नहीं है। तो ये कहीं ये थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि ये मिस्टेक कर दिया है, इसको दिया नहीं है। तो रेखांकित सब नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में जो देगा वो रेखांकित से जरूर देगा। तो रेखांकित आप क्या कर लीजिएगा, जितना भाग रेखांकित रहेगा पहले में जैसे मैंने समझाया है क वाले में, तो रेखांकित का अपने शब्दों में उसका समझा के लिखना होगी, उसके कहने का मतलब क्या है। उसके बाद फिर क्या है कि अगला जो प्रश्न है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ और फिर वाक्य किसने कहा और क्यों। तो ये आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा किसने ये वाक्य कहा और क्यों कहा, तो इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। तो आगे जो है आपका 22वां जो प्रश्न है वो आपके गद्यांश से होगा यानी कविता से होगा। तो इसमें देख रहे हैं इसमें भी आपका अथवा करके होगा। तो ये भाग आप देख रहे हैं कि सहे से लेके आपका दिया हुआ है कहाँ तक, सोने से तक। तो इस भाग का आपको प्रश्न उत्तर लिखना होगा जो नीचे प्रश्न दिया हुआ है। ये पद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ का मतलब यह किस किताब के किस पाठ से लिया गया है, तो इसे आपका लिखना है। और रेखांकित अंश, रेखांकित अंश का मतलब इसमें आप देख रहे हैं कि सहे से लेके आपका ज्वाला सी यहाँ तक है, तो इसका अर्थ क्या है ये आपको लिखना होगा अपने शब्दों में। और उपयुक्त पद्यांश की किसकी वीरता का वर्णन किया, यानी इस पद्यांश जो दिया गया है कविता का टुकड़ा, इसमें किसकी वीरता का वर्णन किया गया है, तो इसको आपको लिखना होगा। आगे आप देख रहे हैं कि ये अथवा करके एक गद्य यानी एक पद्य जो है आपका और दिया हुआ है। तो इस पद्य का जो आपका पद्य है कि किलकत से लेकर पियावती तक ये आपका
पत्र है, ये आपका पद्यांश है। तो इस पद्यांश से आपका जो प्रश्न बन रहा है, देखिए पद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी यह किस किताब के किस लेसन से लिया गया है, तो ये पहला आपका उत्तर होगा। ये आप देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो मणिमय से लेके अवगाहत तक ये जो आपका है ये 3 लाइन, तो इस 3 लाइन का अर्थ अपने शब्दों में लिख के आपको समझाना होगा। उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का, यानी बालपन में जो खेल होते हैं इसका कवि ने वर्णन किया है, तो यानी किसके खेल का वर्णन किया है, यानी कौन खेल रहा है इसमें, तो सूरदास जी हैं और प्रभु हैं। तो सूरदास के प्रभु कौन थे, ये कृष्ण आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। तो अगला जो प्रश्न है आपका 23वां, उसमें ये है कि संस्कृत से संबंधित है, इसमें भी गद्य पद्य करके दिया रहता है। तो गद्य जो है आपका, देखिए एक अंश आपका ये है गद्य का, तो तस्य से लेकर दास्यामः तक, तो इसका आपको कीजिए, चाहे इसका यानी वाराणसी वाले लेसन जो है प्रशंसति तक, यानी क का कीजिए चाहे ख का, लेकिन करना क्या है वो आगे आपको इसमें देखिए दिया हुआ है कि ये चाहे क का कीजिए चाहे ख का, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी किस लेसन किस किताब के किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इस भाग का या इस भाग का, दोनों में से जो आपको आता हो अच्छे तरीके से उसे आप पिकअप करेंगे और उसका आंसर देंगे। अगला जो है वो आपका पद्यांश है। तो पद्यांश में से भी वही बात कि आपका क और ख 2 पद्यांश दिया हुआ है थवा करके, तो इस संस्कृत पद्यांश में से तो आप इसमें आप लिखेंगे कि संदर्भ इसमें भी लिखना है, यानी किस किताब के किस पाठ से लिया गया है, चाहे ये या ये, जो आपको सही समझ में आता है तो उसका आप उत्तर देंगे, यानी संदर्भ लिखना होगा और इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। यानी अगर आप क वाले का करते हैं तो क वाले का संदर्भ और व्याख्या, संदर्भ और अनुवाद, और इसमें ख वाला कर रहे हैं तो ख वाले का संदर्भ और अनुवाद करेंगे हिंदी में कि इसका अर्थ क्या है। इसके बाद अगला जो है आपका 25वां नंबर ये है कि स्वपठित खंड काव्य। तो खंड काव्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि खंड काव्य आपको अवश्य करके कोई किसी भी खंड काव्य को उठाकर नहीं पढ़ लेना है, जो आपके ज़िले अनुसार जो भी होगा वो आप देख लेना है कि कहीं आपके ज़िले का अगर मुक्तिदूत होता है तो आप मुक्तिदूत का उत्तर दीजिएगा, यानी मुक्तिदूत में आपका जो ये खंड काव्य इसमें कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है, यानी इसकी कथा छोटे में अपनी इस कहानी को लिख देने की मुक्तिदूत में क्या कहानी है। और इसमें कह रहा है कि नायक जो हैं इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो इसमें महात्मा गांधी के चरित्र का चित्रण करना है, यानी इनके बारे में आपको बताना है। तो ये होगा, तो ये आप करेंगे। इसी तरीके से प्रश्न पूछता है, जैसे अगर आपके ज़िले का ज्योति बहादुर है, ज्योति जवाहर है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में चरित्र चित्रण करना, यानी आपको बताना है। और इसमें खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखा, कथानक कहे या अब कथा वस्तु कहे, यानी इसकी कथा छोटे में आपको लिख के बतानी है। अगर आपके ज़िले का अगर पूजा है तो अगर पूजा का आयोजन सर्ग जो होगा, आयोजन सर्ग जैसे प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग दिया जाता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये इसमें देखेंगे कि इसमें पूजा का आयोजन किस सर्ग में किया गया है, तो वही सर्ग आपका अगर पहले में किया गया तो पहला आयोजन सर्ग होगा, और 5वें में किया गया तो 5वां आपका आयोजन सर्ग होगा। तो इस तरीके से आपका आयोजन जिसमें पूजा का होगा वो आपका आयोजन सर्ग कहा जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि पहला है कि दूसरा है, तो इस तरीके से आप उसी सर्ग को लिखेंगे जिसमें पूजा का आयोजन किया गया होगा। तो उसके बाद फिर इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का चित्रण करना है आपको, तो इसमें आपको ये प्रश्न होगा। अगर आपके ज़िले का मेवाड़ मुकुट है तो आप इसमें जो लक्ष्मी है, यानी द्वितीय सर्ग, देखिए इसमें नाम देकर दिया है कि दूसरा जो सर्ग है उसमें लक्ष्मी के कथानक संक्षेप में लिखना है। तो इस तरीके से लक्ष्मी के यानी जो कथा है मेवाड़ मुकुट, इसमें आपको द्वितीय सर्ग में क्या कहानी है उस कहानी को आपको लिखना है। तो इसमें अगला जो प्रश्न है आपका, ये मेवाड़ मुकुट अगर आपका है तो इसमें नायक जो आपके हैं तो इस नायक का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद है कि जय सुभाष यदि आपके ज़िले का है तो जय सुभाष में सुभाष चंद्र बोस के चरित्र के बारे में आपको बताना है, इनका चरित्र का चित्रण करना है। और जय सुभाष में द्वितीय सर्ग यानी दूसरा सर्ग में क्या कहानी है उसको अपने शब्दों में लिखना है या संक्षेप में लिखना है। अगर आपके ज़िले का है कि मातृभूमि के लिए ये है आपका, तो इसमें आपका त्रिसरय सर्ग में क्या कहानी है, उसमें कोई बलिदान है तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद फिर अगर इसमें कह रहा है कि जो भूमि के लिए इस खंडकाव्य में चंद्रशेखर आज़ाद
के क्षेत्र का चित्रण यानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको बताना है। यदि आपके ज़िले का कर्ण है तो कर्ण में आप क्या करेंगे कि कर्ण में आपका कर्ण द्वारा ये जो कवच कुंडल दान का जो वर्णन है तो उस कैसे दान उन किया था उसको आपको उसकी कहानी लिखना है। आगे है कि कर्ण की वीरता और व्यक्तित्व का उल्लेख करना है, यानी कहने का मतलब इसका चरित्र का चित्रण करना है, ये कर्ण के बारे में आपको बताना है। यदि आपके ज़िले का कर्मवीर भरत है तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें कहानी का जो काव्य का जो उद्देश्य है वो आप उद्देश्य लिखेंगे, मतलब इसका क्या आपका पढ़ने से क्या आपको पाठ समझ में आया है या क्या सिखाना चाहता है यह पाठ आपको। कर्मवीर भरत में जो नायक का चरित्र चित्रण करना है तो उसमें आपको भरत का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद फिर अगर आपके ज़िले का तुमुल है तो तुमुल खंड काव्य में मेघनाथ का अभियान सर्ग जो है वो आपका लिखना है। तो ये आप देखेंगे कि ये मेघनाथ का अभियान जो था वह किस सर्ग में है, तो प्रथम में होगा तो प्रथम का, द्वितीय में होगा द्वितीय का, यानी जिस सर्ग में होगा उसे आप लिखेंगे। तुमुल खंड काव्य में लक्ष्मण का चरित्र चित्रण आपको करना है, लक्ष्मण के बारे में बताना है। इसके बाद फिर है कि आपका निम्नलिखित, लेकिन आपका जो जिले का होगा वही उत्तर आपको देना है और नंबर डाल देना है कि क है कि छ है कि ग है कि वगर जो है। इस तरीके से 26वें में कह रहा है कि लेखक हैं तो लेखक का जीवन परिचय लिखना है और इनकी कृतियां यानी कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये मुख्य रूप से दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके लेसन से कौन इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों में से किसी एक का आप लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न है वह कवि के जीवन के बारे में लिखना है और इनकी रचना क्या है इसके बारे में। तो तुलसीदास और सूरदास मुख्य हैं, तो तुलसीदास, बिहारी लाल सत्सई और जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, इन तीनों में से आपको जिसका जीवन के बारे में पता हो और इनकी कलाकृतियों के बारे में, तो इस तरीके से आप या रचनाओं के बारे में तो उसे आप लिख देंगे। तो क्या है कि अगला जो है कि पाठ्य वस्तु जो है कंठस्थ, यानी कोई श्लोक आपको लिखना है जो कि इस पेपर में प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, उसको अवश्य आपको देख लेना। कोई दो श्लोक आप याद कर लें, उन दोनों श्लोकों को देख लेंगे, कहीं वो दोनों श्लोक तो नहीं आ गए हैं जो इसे पीछे पद्य दिया हुआ था, तो उसका आपको ध्यान देना है, यानी श्लोक लिखना है, इसके आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद फिर कि इनमें से किसी दो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, तो इनमें से किसी दो प्रश्नों के उत्तर आप यदि देते हैं तो आपको इसके अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद फिर आखिरी जो आपका है वह निबंध होता है। निबंध में आपका जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, अनुशासन विद्यार्थी से क्या संबंध है, वनों से लाभ यानी कि वृक्षारोपण के बारे में आप लिख सकते हैं, देश प्रेम यानी देश के प्रति आपके कैसा प्रेम होना चाहिए या कैसी निष्ठा होनी चाहिए, क्या क्या कर्तव्य वगैरह हैं तो वो आपको लिखना चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी के सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लें और एक एक पॉइंट को आप कंठस्थ कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। धन्यवाद।